हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले वाला जो एस्टिमेटर है हमारे पास वो है इफ़िशिएंट एस्टिमेटर। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। मैं कहना चाह रहा हूँ इफ़ टू अनवाइज्ड स्टैटिस्टिक्स are both used in estimator of same population parameter then the one whose sampling distribution, पहले लिख दूं उसके बाद समझाऊंगा। has smaller variance is more efficient estimator than the other। डायरेक्ट लिख लो। अब देखो बेटा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे पास अगर कोई दो एस्टिमेटर हैं जो कि अनवाइज्ड एस्टिमेटर हैं किसी सेम पॉपुलेशन पैरामीटर के। मान लिया मेरे पास एक T1 अनवाइज्ड एस्टिमेटर है, एक T2 अनवाइज्ड एस्टिमेटर है। दोनों के दोनों T1 और T2 दोनों के दोनों अनवाइज्ड एस्टिमेटर हैं थीटा के लिए, सेम पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। अगर मैं पहले अनवाइज्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस निकालता हूँ और दूसरे अनवाइज्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस निकालता हूँ, तो जिसका वेरिएंस कम होगा वो मोस्ट इफिशिएंट होगा या इफिशिएंट एस्टिमेटर होगा उन दोनों एस्टिमेटर के अंदर से। राइटर ये कहना चाह रहा है। फिर बता रहा हूँ, इफ़ टू अनवाइज्ड स्टैटिस्टिक्स बोथ आर एन एस्टिमेटर। अगर आपके पास दो अनवाइज्ड एस्टिमेटर हैं और दोनों के दोनों सेम पैरामीटर के लिए हैं, अगर एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी एक जो है उनमें से जो हमारे पास दो एस्टिमेटर हैं उनमें से अगर एक एस्टिमेटर का वेरिएंस कम हो दूसरे की तुलना में, तो जिसका वेरिएंस कम होता है उसको इफिशिएंट एस्टिमेटर कहते हैं। मैथमेटिकली क्या है, मान लिया जाए मेरे पास एक तो है T1 एस्टिमेटर और एक T2 एस्टिमेटर है। और किसके लिए हैं? दोनों के दोनों एस्टिमेटर ये थीटा के लिए हैं। और ये एस्टिमेटर कैसे हैं? दोनों के दोनों अनवाइज्ड एस्टिमेटर हैं। यानी E ऑफ T1 की वैल्यू कितनी है? वो सपोज दैट E ऑफ T1 की वैल्यू कितनी है? वो θ1 है। E ऑफ T2 की वैल्यू कितनी है? वो सपोज दैट वो भी थीटा ही है। क्यों? दोनों के दोनों अनवाइज्ड एस्टिमेटर हैं सेम पैरामीटर के लिए। अगर मैं सपोज दैट वेरिएंस ऑफ T1 निकालता हूँ, वेरिएंस ऑफ T1 कैलकुलेट करता हूँ, सपोज दैट ये निकला σ1, एंड वेरिएंस ऑफ T2 निकालता हूँ, सपोज दैट ये निकला σ2। और मैंने इन दोनों को देखा, ये वेरिएंस को देखा, इस वेरिएंस को देखा, इसका स्क्वायर कर लो आप। एक निकला σ1 का स्क्वायर, एक निकला σ2 का स्क्वायर। अगर गलती से σ1 का स्क्वायर छोटा है σ2 के स्क्वायर से, यानी इसका पहले वाले T1 का जो वेरिएंस है वो छोटा है T2 के वेरिएंस से, तो जो T1 है ये इफिशिएंट एस्टिमेटर होगा इन दोनों में से। समझ आती है मेरी बात? क्लियर है ना?
कोई दिक्कत तो नहीं है। आई एम रिपीटिंग, मेरे पास दो अनबाइज्ड एस्टिमेटर हैं, ओके, सेम पैरामीटर के ऊपर। अगर पहले वाले अनबाइज्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस दूसरे वाले अनबाइज्ड एस्टिमेटर के वेरिएंस से कम हो, तो जिसका वेरिएंस कम होता है उन दोनों के अंदर से वो इफिशिएंट एस्टिमेटर कहलाता है। दो शर्त हैं, एक तो वेरिएंस कम होना चाहिए, और दूसरा जिन भी एस्टिमेटर के अंदर से आप जिसको भी देखना चाह रहे हो कि कौन सा इफिशिएंट है, वो अनबाइज्ड होने चाहिए सारे के सारे। यानी सारे के सारे, या 3 में से चेक कर रहे हो आप, 10 में से चेक कर रहे हो, 1000 के अंदर से चेक कर रहे हो, सारे के सारे अनबाइज्ड एस्टिमेटर हो, एक पॉपुलेशन पैरामीटर हो, और जिसका सबसे कम वेरिएंस होगा वो बेस्ट या इफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। क्लियर? अगले वाले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो दूंगा मैं आपको सफिशिएंट एस्टिमेटर की, ठीक है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ ए स्टैटिस्टिक्स थीटा कैप इज ए sufficient estimator स्टैटिक मान लो या एस्टिमेटर मान लो, फोर पैरामीटर थीटा, फोर पैरामीटर थीटा। कंडीशन क्या है? इफ द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन of theta cap is independent of theta। पांच बुक पढ़ी, सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो मेरे को मिली सफिशिएंट एस्टिमेटर की वो ये मिली। यानी अगर आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स है, किसी सैंपल के अंदर से लिया गया है, ओके, और वो जो सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, कब सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा? अगर मान लिया हमारे पास कोई भी स्टैटिस्टिक्स है, ओके, थीटा कैप है, और ये सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा किसका? थीटा का होगा। अगर इस थीटा कैप के लिए मैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद उसके अंदर थीटा वाला स्टेप अगर ना हो, आई एम रिपीटिंग, तो उस एस्टिमेटर को मैं सफिशिएंट एस्टिमेटर कहता हूँ। फिर बता रहा हूँ मैंने किसी सैंपल के लिए मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स था, ओके, सपोज दैट थीटा कैप है। ये जो थीटा कैप है ये सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा किसी पैरामीटर थीटा के लिए। अगर क्या कंडीशन है? इस थीटा कैप का मैंने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया उसके अंदर थीटा नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर गलती से थीटा है तो सफिशिएंट एस्टिमेटर नहीं है, और अगर उस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थीटा नहीं है तो ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है। समझ आती है मेरी बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालना, आई विल हेल्प यू। आगे की तरफ चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको अनबाइज्ड एस्टिमेटर, सफिशिएंट एस्टिमेटर, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर और इफिशिएंट एस्टिमेटर के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, कम से कम 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके जस्ट बाद मैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की तरफ बढ़ जाऊंगा। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। मेरा ये है कि अगर मान लिया x1 x2 अप टू xn एक रैंडम सैंपल है, ये जो रैंडम सैंपल है किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। पहले इंग्लिश में पढ़ दूँ, x1 x2 अप टू xn इज ए रैंडम सैंपल टेकिंग फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन n μ1। इसका मतलब निकलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन जो है μ है और वेरिएंस 1 है। शो दैट, आपको शो करना है t इज इक्वल टू 1/n समीशन i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर
ऑफ 1 प्लस के म्यू स्क्वायर। आपको दिखाना है कि ये जो है टी एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर है 1 प्लस के म्यू स्क्वायर का। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अर्थात आपको प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट, पहले मैं यही लिख दूँ, आपको प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट क्या दिखाना है भाई, ई ऑफ टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, ई ऑफ टी इज इक्वल टू आनी चाहिए 1 प्लस के म्यू स्क्वायर के। ये आपका टारगेट है, आपको दिखाना है कि ये एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। क्लियर है ना। वी वांट टू प्रूव दैट ई ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस के म्यू स्क्वायर, और टी जो गिवन है, टी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 अपॉन एन समीशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक, और ये दे रखा है एक्स आई का स्क्वायर। ओके, आगे और भी कह रहा है x1 x2 जो है ना, x1 x2 जो दे रखे हैं वो टेकिंग फ्रॉम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से म्यू 1 से, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन है मेरे पास जो गिवन है, मीन दे रखा है म्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर दे रखा है मेरे को 1। स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो या वेरिएंस इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अब मेरे को जो चाहिए ई ऑफ टी चाहिए, ई ऑफ टी चाहिए, ज़रा समझने की कोशिश करना। मेरे को गिवन क्या है भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से मीन बोले तो ई ऑफ एक्स आई, ई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को म्यू। दूसरा वेरिएंस ऑफ एक्स आई, नॉर्मली वेरिएट हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स आई दे रखा है मेरे को 1। क्लियर है ना। अगर मेरे पास फार्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स आई का, वेरिएंस ऑफ एक्स आई का जो फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है बेटा, ये इज इक्वल टू होता है ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स आई का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, यानी फार्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का कंप्लीट स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट है का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर। अगर मैं वेरिएंस ऑफ एक्स आई की बात करता हूँ तो यहाँ से निकल कर के आएगा, ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से निकल कर के आएगा ई ऑफ, ये मैंने गलती कर दी है बेटा, ये स्क्वायर अंदर है, ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना है 1 माइनस ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर होगा मेरे पास, अरे यार जरा सी एक मिनट, ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ओके, ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर ये इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी थी, ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 1 प्लस के म्यू स्क्वायर। यहाँ तक के कोई आपत्ति है नहीं। नाउ टी इज इक्वल टू क्या किया मैंने भाई, टी इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को। देखो सवाल पैदा ये होता है मैंने ये निकाला क्यों है, इसका यूज़ करूँगा अभी मैं, देखना आप, टी इज इक्वल टू है 1/n समीशन आई बराबर 1 से लेकर n तक एक्स आई स्क्वायर। ओके, चलो आगे चलते हैं। मेरे पास जो निकल करके आ चुका है वो ये निकल चुका है बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू निकल चुका था 1 प्लस के म्यू स्क्वायर, ये मैं कैलकुलेट कर चुका था। और यहाँ टी इज इक्वल टू जो है मेरे पास वो है 1/n समीशन आई बराबर 1 से लेकर n तक एक्स आई का स्क्वायर। मैंने इसका एक्सपेक्टेशन लिया, मैंने लिया ई ऑफ टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू, इधर मैंने एक्सपेक्टेशन लिया ई ऑफ ये हुआ 1/n समीशन एक्स आई का स्क्वायर। आपको तो पता ही है 1 से इन्फिनिटी तक ये चल रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर से कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आती है, तो यहाँ से निकल कर के आया ई ऑफ टी इज इक्वल टू, ये निकला 1/n, तो ये हुआ और ये हुआ समीशन एक्सपेक्टेड वैल्यू अंदर पहुँची ई ऑफ
एक्स आई का स्क्वायर, यही हुआ ना, एक्स आई के ऊपर है सिर्फ स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है। ओके, ई ऑफ टी की वैल्यू निकल करके आई, ई ऑफ टी इज इक्वल टू निकला 1/n सम्मीशन ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, आपको दिया हुआ है 1 प्लस के म्यू स्क्वायर सम्मीशन 1 प्लस के म्यू स्क्वायर। ओके, जब आप इसको खोलोगे ई ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकल कर के आएगा 1 प्लस के म्यू स्क्वायर, अगला स्टेप फिर निकलेगा प्लस 1 प्लस के म्यू स्क्वायर। क्यों इसको जोड़ रखा है एन टाइम तक, एन टाइम तक क्यों जोड़ रखा है, क्यों मेरे पास जो है ना एन सैम्पल्स हैं। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है x1 x2 अप टू xn इज ए रैंडम सैम्पल, xn तक रैंडम सैम्पल है। ओके, तो यहाँ से निकल कर के आएगा भाई प्लस कितने टाइम तक, एन टाइम तक, एन टाइम तक निकलने के बाद ये हो जाएगा ई ऑफ टी इज इक्वल टू, एन टाइम का मतलब एन बार जोड़ा, एन इंटू 1 प्लस के म्यू स्क्वायर अपॉन एन, इससे ये कैंसिल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी निकल करके आई 1 प्लस के म्यू स्क्वायर। क्लियर है ना। प्रूफ क्या करना था आपको भाई, ज़रा वो भी देख लेते हैं। आपको प्रूफ करना था कि वी वांट टू प्रूव दैट ई ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस के म्यू स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या निकला कि टी इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ किसका, 1 प्लस के म्यू स्क्वायर। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बस इस लेक्चर के अंदर इतना ही कराऊंगा यार मैं।